हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ख़राब होने के बाद पैसे खर्च करके ठीक करवाते हैं, लेकिन अगर वक्त पर इनकी थोड़ी सी केयर कर ली जाए तो ये ख़र्चा बचाया जा सकता है। जब गर्मियों का मौसम ख़त्म होता है, हम एयर कूलर बंद करके रखते हैं तो कई महीनों तक वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। इस दौरान धूल, मिट्टी और ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं तो गंदगी और भी ज़्यादा जम जाती है। और बात सिर्फ बाहर से गंदा होने की नहीं है, ये धूल मिट्टी अंदर तक पहुँच जाती है, जिससे इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और फिर जब कूलर को चलाने का वक्त आता है तो पता चलता है कि जी इसे ठीक करवाना है, अच्छा खासा खर्चा खुलने वाला है। तो तब भी हमारे दिल में यही ख्याल आता है कि काश हमने इसकी वक्त पे केयर कर ली होती, कोई फिटेड कवर इसके ऊपर चढ़ा लेते या कार्डबोर्ड से इसको कवर करके रख देते। तो अगर आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर फिटेड कवर बना लीजिए, आपका कूलर पूरा साल महफूज रहेगा और आप जब इसको निकालेंगे इस्तेमाल करने के लिए ये साफ़ सुथरा आपको मिलेगा और मुझे दुआएं देंगे। चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ, बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? तो कोई भी आपका कूलर है, छोटा है, बड़ा है, लाहौरी कूलर है, इस तरह का प्लास्टिक का कूलर है, तो आपने उसको सबसे पहले नापना है। सबसे पहले जी ऊपर का हेड इसका नापेंगे तो कुछ इस तरह से मैंने नापा है। यहाँ पे मेरे पास आया है 20 इंच, तो मैं इसको रखूँगी 21 इंच। 1 इंच का मार्जिन देना है लंबाई में, और अब इसको चौड़ाई में नापना है। फिर हम इसकी लंबाई कुछ इस तरह से नापेंगे। ऊपर की लंबाई चौड़ाई की मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको नाप कर लिया है। ये मेरे पास आया है तकरीबन 31.5 इंच आया है, तो हम इसको 32.5 इंच रख लेंगे। अच्छा, ये क्लिप जो है मैं अब रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो तो मैंने 2 दिन पहले की रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। वॉइस ओवर करने लगी तो पता चला ये क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, हालांकि मैंने किया था, शायद वीडियो डिलीट हो गई होगी या पता नहीं क्या चक्कर है। तो यहाँ पर मैं दोबारा, रात का टाइम है तो ये क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी, तो यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये मेरे पास आया है तकरीबन जी 32.5 इंच। मैंने इसको रख लिया है। 1-1 इंच का मार्जिन देंगे हम, क्योंकि हमने सिलाई में भी इसको सिलना है। तो अब बारी आती है इसकी हाइट को नाप करने की। हाइट को भी हमने कुछ इस तरह से इंच स्टेप से नापना है। मैंने साथ साथ पेपर लेके उसके ऊपर लिख के रख लिया है, और साथ में अब हमने इसकी गुलाई को भी नाप लेना है। गुलाई को, हाइट को, ऊपर इसके हेड को बहुत अच्छे तरीके से नापना है, 1 से 2 दफ़ा। ये देखिए 43 इंच मेरे पास इसकी हाइट आई है। मैं इसको रख लूँगी 44 नहीं बल्कि 45 इंच हाइट रखूँगी। और यहाँ पर हमने इसकी गुलाई को भी अच्छे से नाप लिया है। इंच स्टेप ख़त्म हो गया था 60, तो तकरीबन ये आया था मेरे पास 91 इंचज़। मतलब इसको गुलाई में जब नापा तो मेरे पास आया 91 इंच, तो मैं इसको 92 इंच रख लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत सिलाई में आ जाएगा, बिल्कुल फिट आ जाएगा। तो बस जी अब बारी आती है कपड़े की। कपड़ा जो मैंने यहाँ पे लिया, मैंने 10-10 करके आगे नाप रही थी, मतलब 60 था ना, 60 के बाद 70, 80, 90, 100 इस तरह करके मैंने नापा है, इसलिए मैंने इस टाइम पे इंच स्टेप को पकड़ा हुआ था। अगर आपने नया कपड़ा यूज़ करना है तो आपकी मौज है। मैं यहाँ पे बहुत पुरानी चादर यूज़ कर रही हूँ, घिसी हुई चादर नहीं है, लेकिन इसका कलर फेंट हो चुका है। ये तकरीबन मेरे पास जो 14 साढ़े 14 साल हो गए हैं इस चादर को, तो मैंने इस्तेमाल बहुत कम किया है। कलर इसका फेंट हो गया था तो मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दिया। तो यहाँ पर अब हमने जी इसका नाप कर लिया है। पहले सबसे जो हमने ऊपर से हेड नापा था उसकी कटाई करके रख लेनी है। उसके बाद जो हमने इसकी हाइट नाप लेनी है, उसकी गुलाई को नाप लेना है। सारे नाप आपने कर लेने हैं। पहले हेड काट लिया ना, उसको अलग पीस करके रख दिया। उसके बाद जी हमने एक ही दफ़ा में गुलाई नाप लेनी है, यानी 91-92 इंच आई थी ना, तो चादर चादर तो इतनी चौड़ी होती है कि 91-92 इंच आपकी आराम से हो जाएगी। नहीं है तो थोड़ा जोर डाल दें। मैं अलग अलग पीस तैयार नहीं करूँगी, मैं एक ही दफ़ा में गुलाई तैयार कर लूँगी। जिस तरह ये इंची टेप लंबा सा है ना, तो इसी तरह से एक लंबा कपड़ा निकाल लिया मैंने, और बस उसी तरह उसकी हाइट भी नाप ली, गुलाई भी नाप ली। यहाँ पे मैंने कटाई करके 2 पीस तैयार करके रख लिए हैं, सिर्फ 2 पीस। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई करते करते आपकी बस हो जानी है। अगर आप 4 टोटे कर देंगे इस कपड़े के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इनको जोड़ना, थक जाएंगे। तो बस जी यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से नाप लिया है, और उम्मीद है आप लोगों को मेरा नाप का तरीका समझ आ गया होगा। जो कपड़ा हमने काटा है उसकी भी समझ आ चुकी होगी। तो बस अब हम ये देखें यहाँ पे 2 हिस्से हैं, इन 2 हिस्सों को हमने जोड़ना है। तो कपड़े की हमने कुछ इस तरह से उल्टी साइड, बल्कि सीधी साइड रखनी है। कपड़े की सीधी साइड देख के रख के फिर हमने क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है, जो गुलाई में हमने ज़्यादा सारा कपड़ा रखा हुआ है ना, अब उसको जोड़ना स्टार्ट कर देना है, एक सिरे से लेके सारे सिरों तक। आप चाहें कपड़ा ज़्यादा है तो आप थोड़ी थोड़ी चुनट्स डाल लें। चुनट आपने कोनों पे डाल लेनी है, तो उससे थोड़ा सा फूला फूला लगेगा। तो वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई शो पीस तो है नहीं। एक साइड पे हमने कहीं नुक्कड़ में उसको रख देना है, तो उसके लिए इतना ही काफ़ी है। ये देखें, मेन फैब्रिक जो हेड है ना, जिसके लिए हमने कपड़ा काट के रखा, वो हमारा सीधा है। सीधी साइड को सीधी साइड से मिलाएंगे, यानी ऊपर जो मेन फैब्रिक है हमारा गुलाई के लिए, उसकी भी सीधी साइड है, दोनों सीधी साइडों को मिलाएंगे, और उल्टी साइड पे हमने इस तरह से सिलाई लगा देनी है गुलाई में। तो फटाफट से इसको सिलाई करते हैं।
हैं अच्छा इसको बनाने में कोई 15-20 मिनट लगेंगे, शायद इससे भी कम लगते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने जोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। ये देखें बहुत सारी मैंने फिरकी भर ली थी ताकि मुझे बार बार धागा ना चढ़ाना पड़े। तो अब जल्दी जल्दी से सिलाई कर लूँगी। और अगर आपके पास मोटर वाली जो मशीन मोटर पे होती हैं उनसे तो और भी काम आसान हो जाता है, बंदा थकता भी नहीं है। आजकल जो है मैं वो इस तरह सिलाई के डेली कोई ना कोई फैब्रिक से चीज़ें बना रही हूँ तो जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। मशीन चलाते चलाते मेरी बस हो जाती है और पट्ठों में काफ़ी खिंचाव रहने लग गया। तो खैर मैं सोच रही थी कि मैं मोटर का कोई इंतज़ाम करूँ। आप लोग बताएं कितने की आ जाती है मोटर और ये कहाँ से मिलेगी। तो हमारा कवर जो है उसके सारे पीसेस इस तरह से, सारे पीसेस मतलब एक पीस जो था हमने घुमाना था वो घुमा दिया, सिलाई कर लिया। अब इसको हम कवर के ऊपर कूलर के ऊपर चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने पहले चढ़ा के देख लेना है। बिल्कुल फिट आया है, फिक्स हो गया है क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से नाप किया था। आप एक दफ़ा 2 दफ़ा ज़रूर नाप करके देख लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हमने जो है इसको नीचे से इसका नेफ़ा बनाना है ताकि जो है ना हम इसमें इलास्टिक डाल सकें और बिल्कुल नीचे से भी ये एक फिटेड कवर बन जाए। इसके अंदर धूल मिट्टी कोई भी चीज़ जाने के कोई चांस ना बचें। अक्सर जो है ना चूहे आ जाते हैं घर में, वो इन चीज़ों में घुसने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम मैं नीचे से, क्योंकि मैंने मेरा जो फैब्रिक था ये लंबाई में तकरीबन आया था 43 या हाँ 43 इंच था। तो मैंने उसको बढ़ा के 2 इंच का ज़्यादा रखा था। तो मैं इसमें नेफ़ा बनाऊंगी ताकि ये कूलर की नीचे वाली साइड पे मुड़ जाए। और इसके लिए हमने यहाँ पे नेफ़े के लिए 1-1.5 इंच आप चौड़ा नेफ़ा रख सकते हैं। उसमें मोटी पतली जैसी भी इलास्टिक डालना चाहें डाल सकते हैं। तो बस ये आपको अगर सीधी सिलाइयाँ भी आती हैं तो आप इस तरह से फिटेड कवर अपने कूलर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया है तमाम। तो मुझे मेरे टाइम देख के मैंने शुरू किया था तो मुझे 10 मिनट लगे हैं इसको सिलने में। तो यहाँ पर अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो मैंने थोड़ी खींच के इलास्टिक को नीचे करके नाप कर लिया था। ऊपर से थोड़ा कूलर मोटा है, नीचे से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से नाप कर लिया। अब हमने इसमें इलास्टिक डाल दिया और बस निकाल के इलास्टिक को गिरा दे देंगे और ये फिक्स हो गया कूलर के ऊपर। अब मैं आगे चल के आपको कूलर धोने का तरीका भी बताती हूँ और जिससे आप अपने कूलर को वॉश करके आप इस तरह से पैक करके रख सकते हैं। मैंने तो वैसे ये कार्डबोर्ड इसका जो डब्बा था वो मैंने अभी तक नहीं फेंका हुआ। ये इस कूलर को हमारे पास तकरीबन हो गए हैं, पिछले साल लिया था। पिछले साल और इस साल मैंने पिछले साल यूज़ किया तो मैंने इसको पैक करके रख दिया था। कार्डबोर्ड इसका जो डब्बा था वही इसके ऊपर चढ़ा के, तो इस साल भी मैंने रखा हुआ है। ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। आप लोग बताइए आप लोगों को आइडिया कैसा लगा है, आसान लगा है क्या, मुझे लास्ट में बताइएगा। कूलर बड़ा है छोटा है सेम तरीके से बन जाएगा। लाहौरी कूलर को तो ज़रूरत ही नहीं होती, उसकी हर साल खसें बढ़नी होती हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक के होते हैं इनकी केयर थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जी बस जी ये था हमारा कवर। अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हैं इट्स मीन कि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए जी कूलर को धोते हैं। टू वॉश एयर कूलर सेफली, कि इसकी मोटर भी बच जाए, इसकी अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाए। इसके जो कूलिंग पैड्स हैं उनको कैसे क्लीन किया जाए, क्योंकि जब कूलिंग पैड्स के अंदर मिट्टी जाती है ना तो इसके सुराख बंद हो जाते हैं जो हवा को सक कर रहे होते हैं। तो वो फिर हब्स पैदा करते हैं। इसके अलावा स्मेल पैदा होती है, कमरे में से भी बहुत स्मेल आती है। जबकि जब कूलर के अंदर से स्मेल आएगी ना तो कमरे से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, हब्स भी होगा। तो हम बहुत अच्छे से क्लीनिंग करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, किस तरह से कर सकते हैं प्लास्टिक के कूलर की। क्योंकि जो लाहौरी कूलर होते हैं उनको तो वॉश करना बहुत आसान होता है, लेकिन इनका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ना बड़ी एहतियात के साथ इनको साफ़ करना पड़ता है। आजकल इम्पोर्टेड किस्म की इन्होंने ये कूलिंग पैड लगा दिए हैं तो इनकी क्लीनिंग भी ज़रा मुश्किल है। खसें तो उठाएं और भरवा लाएं, उनके अंदर पानी से प्रेशर मारें तो वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाती हैं जो लाहौरी कूलर के अंदर होते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है ना इनकी होती है प्लास्टिक वाले कूलरों की। इनको टाइम टू टाइम साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से काम भी करें, इनकी लाइफ भी ज़्यादा बढ़े और ये साल के बाद 2 साल के बाद हमें इनको मैकेनिक के पास ना लेके जाना पड़े सर्विस के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी साइडों को रिमूव कर लेंगे। आप ड्रिल मशीन के साथ भी निकाल सकते हैं इसके पेच, वरना आप इसके स्क्रू ड्राइवर के साथ भी इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने साइडों को निकाल लिया और आप देख सकते हैं इसकी मट्टी हमने इसको 2 महीने पहले परचेज़ किया है और तभी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी और फिर हमने इसको 2-3 दफ़ा इस दौरान वॉश भी कर लिया है।
लेकिन फिर भी अब आप देखें कितनी मट्टी है। इसको आज हम डीपली क्लीन करने वाले हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। ये देखें इसके कूलिंग पैड्स, कितनी इसके अंदर डस्ट है। इसको कैसे क्लीन करेंगे प्रॉपरली। अभी ये क्योंकि नया नया है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर डस्ट नहीं जमी हुई कि ये पुराना होने के बाद जैसे बहुत गारा सा बन जाता है ना, वैसे नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हमने साइडें रिमूव कर ली हैं। टब के अंदर हाथ मारेंगे, जितना भी पानी है, मट्टी शट्टी है, वो ऊपर आ जाएगी। और इसका ड्रेन वाला ढक्कन है ना नीचे लगा हुआ, वो खोल देंगे ताकि गंदा पानी सारा निकल जाए। ये जो प्लास्टिक के कूलर होते हैं ना, इनके इतने नाजुक अज़ा बनाए हुए हैं, एक तो महंगे बड़े हैं और इतनी नाजुक नाजुक चीज़ें अंदर बनाई हुई, इतना सिस्टम लगा हुआ होता है कि ये इनके अंदर जो मट्टी जमती है ना प्लास्टिक के ऊपर, वो उतरने का नाम ही नहीं लेती। बड़ा मुश्किल से इनको साफ़ करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए आप, ये खारे पानी के दाग हैं, साथ में मट्टी के दाग हैं। खारे पानी ऐसा चीज़ों को ख़राब करता है ना, बर्बाद ही कर देता है। तो यहाँ पर आप देखें ये किस कदर गारा बन चुका है, हालांकि ये 2-3 दफ़ा क्लीन हो चुका है। हमारा कूलर ज़रा बाहर वाले एरिया में पड़ा हुआ होता है और आंधी तो मतलब दिन रात का काम है। इर्द गिर्द मट्टी बहुत है हवा में, तो बहुत ज़्यादा मट्टी आती है। सबसे पहले आपने मोटर को कवर करना है। पानी वाला काम स्टार्ट करने से पहले आपने एक बड़ा सा शॉपर लेके मोटर को कवर कर देना है, ताकि ये टेंशन ना हो कि मोटर के अंदर पानी चला जाएगा। लेकिन फिर भी आपने बहुत प्रेशर मार मार के नहीं धोना, क्योंकि ये नाजुक सी चीज़ें होती हैं। एक दफ़ा ख़राब हो जाए तो अच्छा खासा ख़र्चा हो जाता है, तो पहले ही एहतियात ज़रूरी है। इसको एक दफ़ा अच्छे से पानी से धो लेंगे। इसकी मट्टी जो निकल रही है ना प्रेशर से, वो निकाल लेंगे। और फिर हम इसको सरफ़ और साबुन वाला एक महलूल तैयार कर लेंगे, उसके साथ हम धोएंगे। इसके अलावा ये जो ऊपर वाला इसका ना, ऊपर वाला जगह, यहाँ पर हम इनके जेल बॉटल्स रखते हैं। यहाँ पर भी डस्ट बहुत जमती है और ये उतरती नहीं है। सादा भी अगर आप स्क्रबर से भी इसको रगड़े ना, तो नहीं उतरती। तो मैंने हार्पिक का यूज़ किया था। हार्पिक मैं इसके ऊपर डालूंगी और 5 मिनट के लिए डाल के छोड़ दूँगी। कुछ ना कुछ तो इसके साथ साफ़ हो जाएगी पहली दफ़ा में। और पहली दफ़ा में ये 50% साफ़ हो जाएगी। वो उतारने के बाद, इसको धोने के बाद 50% आप दोबारा साफ़ कर लें, फिर से हार्पिक डालें, तो ये बिल्कुल एकदम चमकने लगेगा। तो यहाँ पर देखें दांत साफ़ करने का जो पुराना ब्रश होता है, उसके साथ इसको रब किया है और इसकी सारी मैल कुचैल हमने साफ़ करनी है। जितनी उतर सकती है उतनी तो उतार लेना, बाकी की तो फिर इसकी स्किन के ऊपर जम जाती है, वो नहीं उतरती। तो उसको दोबारा हार्पिक के साथ भी साफ़ किया जा सकता है। यहाँ पर मैंने सरफ़ के अंदर थोड़ा सा शैम्पू मिक्स कर लिया था, ताकि ना हार्पिक की एक गंदी सी स्मेल होती है ना, वो भी फिर दोबारा जब कूलर को चलाया जाए, पानी डाला जाए, तो दोबारा ना किसी चीज़ के अंदर से वो स्मेल ना आए। तो दैट्स वाई कि शैम्पू भी डाला है, उसकी ज़रा अच्छी सी झाग बन जाती है। और बस यही मसला था। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे और बाकी जो भी बॉडी है ना इसकी, एक स्क्रबर ले लें। बॉडी के ऊपर जितना भी वाइट हिस्सा है, ब्लैक हिस्सा है, उस सारे को हमने ये सरफ़ वाले महलूल के साथ धो लेना है। स्क्रब से हल्का फुल्का इसको मसलेंगे, रगड़ेंगे ना, तो बिल्कुल एकदम चमकने लगेगा, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। ये देखें काफ़ी हद तक ये हमारे हार्पिक डालने से क्लीन हो गई है। अगर दूसरी दफ़ा भी हार्पिक डाला जाता ना, तो अच्छे से क्लीन हो जाना था। बाहर की तरफ भी मैंने स्क्रबर की मदद से शैम्पू वाले और सर्फ वाले महलूल के साथ इसको साफ़ कर लिया है। बाहर से भी बॉडी इसकी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। और जो अंदर वाली इसकी बॉडी है, उसको भी मैंने स्क्रबर के साथ रगड़ा है जगह जगह से। ये देखें इसके एक एक पर को पकड़ के साफ़ किया है। मट्टी का आलम ये देखें। तो मैंने यहाँ पर धूप बहुत थी और कोई जगह नहीं थी, हम कूलर को कहाँ पे रखते, इसीलिए ना मेरा कैमरा थोड़ा बहुत हिल रहा है। आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इस वीडियो को डिटेल से। तो यहाँ पर हमने एक एक पर को पकड़ के साफ़ कर लिया। जितना जो चीज़ क्लीन हो सकती थी उसको किया। ईद की छुट्टियों में हमने यही किया घर में रह के। यहाँ पर अब इनको साफ़ करते हैं। अगर तो ये कूलिंग पैड्स बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो आपने टीथ ब्रश की मदद से ना 10-15 मिनट लगा के इसको साफ़ करना है हल्के हाथों से। ये होता तो कार्डबोर्ड के गत्ते के जैसा ही है, बहुत जल्दी टूटता है, लेकिन अगर आप हल्के हाथों से करेंगे ना, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। सरफ़ इसके ऊपर डाल लें और साथ में वो टीथ ब्रश ले लें, उसके साथ क्लीन करते जाएं, तो ये हो जाएगा। मट्टी वगैरह इसके अंदर से निकल जाएगी। तो यहाँ देखें, इसमें फुल प्रेशर के साथ पानी डालें, तो प्रेशर से पानी जाएगा ना, तो भी मट्टी के जो भी मट्टी फंसी हुई है, गर्द वगैरह है, वो सारी निकल जाएगी। तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर पानी बहाना है आपने। यहाँ पर देखें हमने तीनों खसों को धो लिया है, इसको खसें कहते हैं। और यहाँ अब आप कूलर चेक करें, कितना नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नए के जैसा निकल आया था। जितनी इसकी साइडें क्लीन हो सकती थी वो कर दी। और जो अंदर वाला टप है ना, उसको मैंने कपड़े धोने वाले ब्रश के साथ रगड़ा, जितना उसके साथ उतरा उसके साथ उतार लिया। पानी के प्रेशर के साथ जो भी गंदगी
गंदगी थी वो साफ़ हो गई। तो इस तरह से हमारा ये जो कूलर है ना क्लीन हो गया। अब लास्ट में जब हम ये खसें बंद करेंगे ना, फिर एक दफ़ा ऊपर पानी बहा देंगे, मोटर से शापर को उतार लेंगे, ऊपर वाले एरिए पे भी सरफ़ डाल देंगे, यहाँ पर हमने हार्पिक डाला था। तो इस तरह से हम इस कूलर को क्लीन कर सकते हैं। इसकी क्लीनिंग प्रॉपर बड़ी ज़रूरी है। आप लोग इसको मंथ में 1 से 2 दफ़ा लाजमी साफ़ किया करें ताकि ये अच्छे तरीके से वर्क करे। अभी जून जुलाई का जो महीना होता है ना, दक्खन की हवाएं चल रही होती हैं तो अच्छे से काम करते हैं, ये नहीं कि हब्स पैदा करेगा। फ़िलहाल हब्स नहीं कर रहा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सबकी किए। अपनी अपनी क्वेरीज थी। बहुत सारे लोगों ने पूछा ये कितने वॉट पे चलता है, किसी ने पूछा कि ये इसकी मोटर डीसी है, एसी डीसी है, ये सोलर पे चल सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे, साथ के साथ मैं रिप्लाई भी करती रही हूँ। तो अगर आप लोग ख़रीदना चाह रहे हैं तो ख़रीद लें। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। 2 मंथ हो गए हैं अभी तक हम लोग कंबल लेके सो रहे हैं। कितनी सख्त गर्मी पड़ी है, जून जुलाई आ गया है, जून तो आ ही गया है ना। तो आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लें। इसकी क्लीनिंग प्रॉपर करते रहेंगे ना तो ये अच्छे से काम करेगा। बस यही थी हमारी आज की वीडियो। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ सबका रिप्लाई करूँ। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।